इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना कि अगली दफा हमारी नेवी हमला करेगी, इसको आप कैसे डायसेक्ट करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? इसलिए कि इंडिया को हार हुई है। देखिए, उनके पास ऑप्शन पाकिस्तान के खिलाफ इस दफा भी नेवल फ्रंट खोलने का था, और इस दफा ज्यादा ये जरूरी था इसलिए कि उनकी फजा में और जमीन में पिटाई हो रही थी। उनको ये पता है कि नेवी का फ्रंट खोलते ही फौरन ये एक इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो मुसलसल ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दे रही है, जिसमें एक तो अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, और अगले दिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने INS विक्रांत का दौरा किया और कहा कि अब अगली दफ़ा जब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पहले हमारी नेवी जो है वो पहल करेगी। इसको थोड़ा अनअर्थ एंड डायसेक्ट करना चाहता हूँ कि क्यों भारत कहता है कि कभी मेरी एयरफोर्स हमला करेगी, कभी नेवी हमला करेगी, ये क्या माइंडसेट है। और इस सिलसिले में मैंने आज एक नेवी के ऑफिसर को ही रिक्वेस्ट की, रियर एडमिरल सैयद फैसल अली शाह साहब। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे। थैंक यू सर। सर, ये जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने INS विक्रांत के ऊपर खड़े होकर कहा कि अगली दफ़ा हमारी जो है वो नेवी हमला करेगी, इसकी क्या वजह है? क्या इस दफ़ा एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि जब ब्रीफिंग्स होती थी तो नेवी के ऑफिसर भी बैठे होते थे दोनों साइड पे, तो लेकिन क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें लैंड एंड एयर के हवाले से थी तो नेवी का इतना वो सवाल जवाब नहीं होता था, तो वो अपनी ब्रीफिंग देते रहते, दोनों साइड देते रहते थे। तो क्या ये उस रेफरेंस से बात की है, या कि इंडिया वाकई समझता है कि मेरी नेवल पावर अब इस काबिल है कि मेरे पास जैसे तैसे भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरा बन रहा है, तो मैं जो है वो पाकिस्तान पे हमला करने के काबिल हूँ? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज ए नेवी ऑफिसर? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना कि अगली दफ़ा हमारी नेवी हमला करेगी, इसको आप कैसे डायसेक्ट करेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे बुलाने का। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा करंट सवाल है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं ख़त्म हुआ? इसलिए कि इंडिया को हार हुई है, जीत नहीं मिली। तो वो ऑपरेशन सिंदूर अगर इंडिया जीत जाता तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता। तो अब उनको एक जीत चाहिए, एक नोशन ऑफ विक्ट्री चाहिए, जिसकी वजह से वो जो पुराने पिटाई है, जो उनकी हजीमत है, खिफ़त है, उसको वो मिटा सके। नेवी का क्यों वो थ्रेट देते हैं? इसलिए कि नेवी का फ्रंट नहीं खुला। तो वो भी एक मौमा है कि जी ये फ्रंट नहीं खुला है, तो अब पता नहीं ये खुलेगा तो क्या होगा। तो आए इसको डायसेक्ट कर लेते हैं कि अगर ये खुलेगा तो क्या होगा। देखिए, नेवीज़ का मुकाबला कभी भी तादाद पे नहीं होता, इस्तेदाद पे होता है। और ये गलत फहमी है कि इंडिया की नेवी अगर पाकिस्तान की नेवी से 5 गुना 6 गुना बड़ी है तो वो खा जाएगी पाकिस्तान नेवी को और कराची को उड़ा देगी और पूरी हमारी कोस्ट को तबाह कर देगी। ये एक खाम ख्याली है। किस लिए खाम ख्याली है कि इंडिया की नेवी अगर 6 गुना बड़ी है तो उसका काम भी 6 गुना बड़ा है, उसकी कोस्ट भी हमसे 6 गुना बड़ी है, उसका समंदर भी हमसे 6 गुना बड़ा है, उसके दुश्मन भी हमसे 6 गुना ज़्यादा हैं। तो उसने उन सबको भी देखना है। ये नहीं होगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान नेवी के ख़िलाफ़ इंडियन नेवी पूरी की पूरी उठ के आ जाएगी कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाएं, 6 की 6 जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अभी तो खैर 2 हैं, लेकिन आगे जब बनेंगी तो वो सारी आ जाएं, पूरी 18 सबमरीन्स लग जाएं, बाकी जितने डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स हैं वो आज। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपने अपने इलाकों को भी देखना है, उन्होंने अपनी ट्रेड को भी प्रोटेक्ट करना है। तो जो नेवी इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी के ख़िलाफ़ आएगी वो उतनी ही होगी जितनी अभी आई थी। और जो अभी आई थी, क्या वो अपना काम कर सकी? ये सवाल सबके सामने है और इसका जवाब भी सबके सामने है कि वो अपना काम तो नहीं कर सकी। मतलब बावजूद इसके कि इतना डंडोरा पीटा इंडियन मीडिया ने और उनकी लीडरशिप ने, सब ने कि जी नेवी ये कर देगी, वो कर देगी, हम कराची उड़ा देंगे। मतलब वो तो लाहौर तक हमारा पोर्ट ले गए
कि वहाँ लाहौर में पोर्ट है और उसको इंडियन नेवी ने उड़ा दिया है। तो ये सब बातें हवा में हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ और लॉजिक्स को मद्देनज़र रखें तो समझ में ये आता है कि देखिए उनके पास ऑप्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस दफ़ा भी नेवल फ्रंट खोलने का था, और इस दफ़ा ज़्यादा ये ज़रूरी था इसलिए कि उनकी फ़ज़ा में और ज़मीन में पिटाई हो रही थी, जिसके लॉसेस को वो मेकअप कर सकते थे अगर वो नेवल फ्रंट खोलना चाहते तो, बकौल उनके कि उनकी नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो उनको खोलना चाहिए था ये फ्रंट, ताकि वहाँ से जो उनकी हजीमत हो रही थी उसको यहाँ बचाया जा सकता। लेकिन उन्होंने नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? इसलिए कि उनको ये पता है कि नेवी का फ्रंट खोलते ही फ़ौरन ये एक इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप अगर हमारे पोर्ट को निशाना बनाएंगे तो फिर हम आपके भी सारे पोर्ट्स को निशाना बनाएंगे। उसमें कांडला पोर्ट तो बिल्कुल हमारे साथ है, जिसके लिए हमारे पास वो मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें कराची से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कराची के अंदर बैठ के हम उसको मारें तो वो तबाह हो जाएगा। 4 से 5 गुना बड़ा है वो कराची पोर्ट से। तो कराची पोर्ट का नुकसान एक हमें होगा, लेकिन वहाँ 5 गुना नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, इसका उतना ढंडोरा पीटा हुआ, वो 400 मील यानी 700 किलोमीटर से करीब नहीं आया पाकिस्तान के। क्यों नहीं आया? इसलिए कि उसके ऊपर जो जहाज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना काम कर सकें, और अगर वो अपना काम नहीं कर सकता तो वो तो फिर एक खुद बहुत बड़ा टारगेट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। तो आपने शायद नोट किया होगा, ये ब्रीफिंग में भी बताया था DG ISPR की, कि जब फ़ज़ा में और ज़मीन पे मार्का हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ले जाते थे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी कोस्ट के पास छुपा देते थे ताकि उसको लैंड से एयर कवर दे सकें, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी उस पर अटैक ना कर सकें। तो अगर ये उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत है INS विक्रांत की, जो बजाय अटैक करने के डिफेंसिव हो जाता है, तो वो उस पे जाके स्टेटमेंट देने से तो वो शेर नहीं बन जाएगा बिल्ली से। ठीक है ना? फिर जब आप मैरीटाइम की वॉर शुरू करते हैं, नेवल फ्रंट खोलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाती है फ़ौरन ही। तो पोर्ट्स का मैंने आपको बताया, उसके बाद आप एक दूसरे की शिपिंग को मारना शुरू करते हैं। यही करते हैं ना, दोनों की पर्शियन गल्फ से शिपिंग हो रही है। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने ये एडवांटेज दिया है कि हम पर्शियन गल्फ के बिल्कुल साथ हैं, वहाँ से जहाज़ निकलते हैं और हमारे पानियों में आ जाते हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। इंडिया के जहाज़ वहाँ से निकलेंगे और सारा समंदर तय करके तो अपनी पोर्ट्स में जाएंगे, तो कितनी वल्नरेबिलिटी है उनकी। अगर हम अटैक ना भी करें तो उनकी कितनी नेवी वहाँ पे कंज्यूम होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना? फिर जब आप ये करते हैं और कोई खित्ता समंदर में कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है, तो न्यूट्रल शिपिंग को बड़ा इफेक्ट होता है। वो रीराउटिंग करते हैं। आपने गज़ा में देखा कि गज़ा में जो कुछ हुआ, रेड सी में उसका इफ़ेक्ट आया और लोगों को रीराउटिंग करनी पड़ी, अफ्रीका के नीचे से होकर आना जाना पड़ा, जिससे उनके दिन भी बढ़ गए, पैसे भी बढ़ गए। तो इंटरनेशनल शिपिंग को फ़र्क पड़ जाता है। फिर वॉर सरचार्ज लगा देती हैं शिपिंग कंपनीज उन तमाम मुल्कों पे जिनकी ट्रेड इस इलाके से गुजरेगी, तो वो सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। गलती का एहतमाल हो जाता है, आप पाकिस्तानी शिप को मार रहे हैं, गलती से जाके आपने किसी न्यूट्रल शिप को मार दिया, तो उस कंट्री का नुकसान हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, जब मैरीटाइम डोमेन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो वो फिर रुकता नहीं है, वो फिर उसका दायरा बड़ा होता चला जाता है। मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि इसमें तो लैंड लॉक कंट्रीज भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेड हमारे थ्रू जा रही है। अफगानिस्तान हो गया, फिर ऊपर जो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह हैं, तो इनकी ट्रेड हमारे साथ, हमारे उससे जा रही है या ईरान से जा रही है। तो ये जब सारा खित्ता कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा तो वो तक इफेक्ट हो जाते हैं। तो कितना वसी दायरा हो जाएगा। तो नेवल फ्रंट खोलने से पहले आपको 1000 सवालों का जवाब देना पड़ता है कि ये मैं खोलूँगा तो ये मेरे फ़ायदे में जाएगा या नुकसान में जाएगा। तो ये गीदड़ भभकियाँ और ये स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं और ये आती रहेंगी, लेकिन मैंने आपको ये सारी चीज़ें डायसेक्ट करके बताई हैं कि कितनी कोई पॉसिबिलिटी है इसकी। बिल्कुल। और आपने जिस तरह कहा कि INS विक्रांत जो है वो उसको बिल्कुल उन्होंने छुपा के रखा कि उनको था कि अगर हम निकालते हैं तो अगर इसके ऊपर कोई अटैक हो जाता है या हमने अपनी एयरफोर्स के लिए इसको बचा के रखना है। तो वो तो अच्छा, ये एयरफोर्स की बात चली है,
रियर एडमिरल साहब, ये जो इंडियन सीडीएस ने स्टेटमेंट दी कि 7 को हमने हमला किया, ये जो अभी उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया कि 7 को हमने हमला किया, उसके बाद हमारे जहाज़ गिरे 6, वो तो ना नहीं लेते, नंबर नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि उसको वो कहते हैं टेक्टिकल मिस्टेक हुई जी। आपके अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आपने एयरफोर्स में भी काम किए रहे हैं, आपके अंदाजे के मुताबिक ये क्या टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है? 1 सेकेंडली 2 दिन वो जहाज़ उड़ा नहीं सके। इसमें एक सवाल ये बनता है रियर एडमिरल साहब कि अगर आप उन 2 दिनों में पाकिस्तान हमला कर देता, विच पाकिस्तान हैड ए राइट, ठीक है जी, तो इंडिया की एयरफोर्स तो जवाब ही नहीं दे सकती थी, बिकॉज वो खुद कहते हैं कि हम 2 दिन नहीं उड़ सके और फिर हम 10 को पूरी तादाद के साथ उड़े। इस पर जरा कमेंट कर देते, अगर हम हमला कर देते तो वो तो हमें एयर पार्ट जवाब ही नहीं दे सकते थे। देखिए 7 के बाद से पाकिस्तान के पास एयर सुपीरियरिटी नहीं थी, बल्कि एयर सुपरमेसी थी। एयर सुपरमेसी थी पाकिस्तान के पास 7 के बाद से, क्योंकि सिर्फ फजा में पाकिस्तानी जहाज थे जो बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ उड़ रहे थे, इंडियन जहाज नहीं थे। और टेक्टिकल मिस्टेक उनसे क्या होनी है? टेक्टिकल मिस्टेक देखिए उन लोगों से होती है जो अपनी मशीन को समझ नहीं सकते हैं और उससे बेहतरीन तरीके से काम नहीं ले सकते हैं। मैं अगर टेक्नोलॉजी का मुवाजना करूं दोनों तरफ, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था टेक्नोलॉजी का, बल्कि उनके पास तो दुनिया की मानी हुई टेक्नोलॉजी थी, हमारी तो पहली दफ़ा टेस्ट हो रही थी। उस टेक्नोलॉजी को अगर आप बेहतरीन तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो ये टेक्टिकल मिस्टेक है, ये ऑपरेशनल मिस्टेक है और ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। ये तीनों डोमेन्स में मिस्टेक्स हैं। तो इस जंग में जो फ़र्क निकला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का निकला है, टेक्नोलॉजी का नहीं है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ उस वक्त नहीं जिस वक्त लड़ाई हो रही है, बल्कि उससे पहले जो तैयारी करते चले आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में ऐड होती हैं। तो हमारी लीडरशिप के लेवल पे डिसीजन मेकिंग, मतलब आज से कितने साल पहले हमने ये डिसीजन लिया होगा कि हमने ये वाले जहाज़ लेने, इस तरह से ट्रेनिंग करनी है, हमने साइबर वॉरफेयर में ये करना है, हमने आईटी में ये करना है। तो आप ये सारी तैयारी हमारी उस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में ऐड हो रही है, ठीक है। और फिर इसका जो नतीजा निकला, ये उस दिन निकला 6 और 7 की रात को और फिर 10 को, कि जिसमें ये हमारी आपस में लड़ाई हुई और उसमें आपको बिल्कुल वाज़े हो गया कि ये दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आप समझते हैं कि ये एक था, और हमारे पास जो है वो एयर सुप्रीमेसी है। मैं एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने थोड़ा सा कमेंट भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ कि भारत ने एक नोटम जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर 7 और 8 जून को, आज से 3-4 दिन बाद, जब पाकिस्तान के अंदर ईद सेलिब्रेट हो रही होगी, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो वहाँ पे एयर एक्सरसाइजेस करेगी। रियर एडमिरल साहब, ये क्या ऐसी ज़रूरत है एयर एक्सरसाइजेस करने की? जो इंडियन सीडीएस ने स्टेटमेंट दी कि हमारे जहाज़ गिरे हैं, और वहाँ पे क्योंकि ब्लूमबर्ग में दी, तो इंडियन मीडिया सवाल पूछ रहा है कि बाहर क्यों जाके बोले, दैट वाज अ बैड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की मूव, अच्छी नहीं थी ये। तो वो उसको ओवरकम करने के लिए दोबारा जहाज़ उड़ा रहे हैं, और अगर वो उड़ेंगे भी तो वो क्या करेंगे, और पाकिस्तान को क्या डराना चाहते हैं, या अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि वी हैव दिस एयर कैपेबिलिटी? हाउ वुड ये जो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, लिंकिंग इट विद दिस, ये जो एयर एक्सरसाइजेस, और क्या इंडिया दोबारा कोशिश कर सकता है कि वो कोई हमला कर दे और कहे जी कि फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे हाइड आउट्स रह गए थे सो कॉल्ड, जैसे पहले उन्होंने कहा जी मस्जिदों पे कर दिया, बच्चे शहीद हो गए हमारे, तो ऐसा लूप होल निकाल सकता है कि जी हम बेसिकली कुछ ऐसे हमें पता चला था कि बंदे रह गए हैं या जगह रह गई हैं और हमने वहाँ पे हमला कर दिया है? क्या कैसे देखते हैं? हमें तो नहीं डराना चाहते, ना डरा सकते, अपना डर निकालना चाहते हैं। जो सीडीएस हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, उन्होंने कहा कि जहाज़ क्यों गिरे, दिस इज़ द कोर क्वेश्चन कि जी जहाज़ क्यों गिरे। तो वो गलती हमने निकाल ली है और हमें पता चल गया कि क्या गलती थी। तो अब इस स्टेटमेंट को उन्होंने रीइंफोर्स करना है थ्रू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस।
और उन्होंने अपने पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप प्लस जो सारी पॉलिटिकल मिलिट्री जनता है उसको, और फिर जो आवाम है उसको ये बताना है कि जी हमने जो गलती पकड़ी थी अब हमने उस गलती को रफ़ा कर लिया है, हमने अब ख़त्म कर लिया उसको, अब हम माहिर हो गए हैं, किसी भी एक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये एक्सरसाइज तो बेसिकली उसका मुझे एक शाखसाना लगता है। और ठीक है, करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेज फ़ौजें करती होती हैं, डी एस्केलेशन चल रही है और होपफुली जब तक कंप्लीट हो जाएगी डी एस्केलेशन, तो हम अपना गार्ड हमेशा ऑन रखते हैं इस तरह से, और ज़ाहिर बात है कि मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं। अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे भी मतलब अलर्ट सिस्टम्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज की हद तक तो ये बात है कि वो बेसिकली अपनी स्टेटमेंट को रीइंफोर्स करवाना चाहते हैं कि जी गलती पकड़ी गई और उसको हमने ठीक कर लिया। जहाँ तक आपने बात की कि ये दोबारा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो गालिब इम्कान है कि ये दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, और मेरा अपना ये ख्याल है कि अक्टूबर तक ये ख़तरा टला नहीं है। अक्टूबर में बिहार के इलेक्शंस हैं जो कि बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और अभी जो ग्राउंड ये उसके लिए बनाना चाहते थे वो ग्राउंड अभी बना नहीं है। तो अभी आप ये देखिए कि जो मोदी साहब तकरीरें कर रहे हैं उसमें उनके हामी आ रहे हैं, लेकिन उनको उन लोगों को लेकर आना है जो उनके हामी नहीं हैं, उनके लिए ग्राउंड बनाना है। तो उनके लिए ग्राउंड बनाने के लिए उनको कोई मुहाज खोलना पड़ेगा, और वो मुहाज ज़रूर खोल सकते हैं, तो हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा और उनके बीच में भी हुआ है, तो दोनों की कैपेबिलिटीज़ खुल के सामने आ गई हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है कि वो भी कुछ नया करना चाहेंगे, और हमें भी उस नए से नया करने की कुछ ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें रियर एडमिरल साहब ये बताइएगा कि वो बार बार कहते हैं कि जी हमने घुस के मारा। अगले दिन हमने जो पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने इंटरव्यू दिया रॉयटर्स को आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि पहले जब कॉन्फ्लिक्ट होता था तो डिस्प्यूटेड एरिया में हम करते थे कि जी LOC के आर पार चीज़ें हो गई, वर्किंग बाउंड्री पे कुछ हो गया, तो एक हमेशा एक स्पेस दी जाती है दोनों तरफ। नाउ दिस इज होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान। जी, हाउ वुड यू डिफाइन दिस होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि हमने नूर खान एयरबेस पे मारा, हमने लाहौर मारा, रहीम यार खान मारा, फलां जगह मारा। पाकिस्तान कहता है जी हमने 26 जगहों पे, पाकिस्तान ने भी जो है वो हमले किए उनके, और उनको बड़ा नुकसान हुआ डिफरेंट एयरबेसिस पे। आप कैसे देखते हैं ये जो होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगा होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान फ्रंट खोलने का? क्योंकि इंडिया के तो सारे बिजनेस भाग जाएंगे वहाँ से। लोग कहेंगे कि ये तो मुल्क ऐसा है कि जो जिसकी जहाँ कभी भी जंग लग सकती है। जी। तो ये जो होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ पाकिस्तान, इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो CGS की स्टेटमेंट? देखिए, इंडिया करना क्या चाहता था हमें ये समझने की ज़रूरत है, और जो वो नहीं कर पाया हमारे रिस्पॉन्स की वजह से, ये एक बड़ा ख़तरनाक न्यू नॉर्मल था जो इंडिया चाहता था कि इस्टेब्लिश करूँ। वो न्यू नॉर्मल ये था कि इंडिया को वो आज़ादी हासिल हो कि वो जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, जिसको दिल चाहे पाकिस्तान में अटैक कर दे। ये वो चाहते थे, इसीलिए वो जो डिस्प्यूटेड एरिया थे उससे बाहर निकल कर आए। अच्छा, अब अगर हमारा ये रिस्पॉन्स ना होता जो हमने दिया है, तो ये न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो जाता। और अगर ये हो जाता तो मैं और आप इस वक्त बैठे हुए यहाँ पे डरे सहमे बैठे होते कि अभी कोई ड्रोन आ जाएगा, अभी कोई मिसाइल आ जाएगा, अभी कोई बॉम्ब आ जाएगा, इसलिए कि मैं और आप उनकी टेररिस्ट लिस्ट में कभी भी शामिल हो सकते हैं। ये तो उनकी मंशा पे है कि वो किसको टेररिस्ट समझते हैं और उसको कहाँ समझते हैं कि वो छुपा हुआ है। तो उनको ये आज़ादी वो चाहते थे कि हम जिसको चाहें, जहाँ जाएं, पूरे पाकिस्तान में हम अटैक कर सकें। ये नहीं हो सके, इसीलिए ये होल ऑफ पाकिस्तान और होल ऑफ इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जवाब हमने उनको दिया है और जो बर्तरी हमने उनको अपनी दिखाई है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये गुमान होना चाहिए कि जी हम पाकिस्तान में कहीं भी किसी को किसी टाइम पे भी अटैक कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। ये वो करना इसलिए भी चाहते थे
कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि यार हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम चाइना के ख़िलाफ़ एक महाज हैं, हम पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, ये एक इरिटेंट है छोटा सा, इसको हम ऐसे मज़ा चखा देंगे और ये चुप करके बैठ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली पोलराइज है, इकोनॉमिकली वीक है, मीडिया इनका फ़ौरन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएगा, लोग इनके बिल्कुल मुंतशिर हो जाएंगे, तो ये डिप्लोमेटिकली इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये उनके ख़यालात थे, ये उनकी सारी कैलकुलेशंस थी। वो कैलकुलेशंस उनकी गलत हो गई, एक कंप्लीट रॉन्ग इंटेलिजेंस असेसमेंट की बेस पे उन्होंने ये सारी कैंपेन प्लान की। एंड देयर वाज अ गैप बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप आल्सो। मिलिट्री लीडरशिप कह रही है कि जी हम तैयार नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बड़े हाई सेट कर दिए। तो ये एक बहुत ही मिसकैलकुलेटेड मूव इंडिया ने अपनी तरफ से की और उसमें उनको ज़ाहिर बात है कि वो कामयाबी उनको नहीं मिली जो वो चाहते थे, उनको मात हुई। अच्छा रेडमल साहब, ये बताइएगा कि हम अक्सर हमने कन्वेंशनल जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उसमें डिटेरेंस रिस्टोर किया, ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन डिटेरेंस में तो ये होता है कि हम अगले को डिटर करें कि वो हम पे हमला ना कर सके जी। सो जब वो हमला कर देता है तो वो हमारी डिटेरेंस तो काम ना फेल हो गई। ठीक है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें, ये मुझे थोड़ा फिनोमेनन समझ नहीं आता। और बार बार क्योंकि इंडियंस ये कहते हैं कि जी ये कहते हैं जी कि लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग ये रहेगी जी, जी। तो ये जो हम डिटेरेंस है हमारी, क्या ये वाकई है? और अगर ये है तो ये किस तरह ऑपरेट करती है? क्योंकि एक तो हम उनको डिटर नहीं कर सके, वो उन्होंने 9 शहर जगहों पर हमला कर दिया, हमने आगे से रिस्पॉन्ड किया, उनके जहाज़ गिराए, बम्बार्डमेंट की, अमेरिकन आ गए, डिटेरेंस रिस्टोर हो गई, दैट्स फाइन, अब हम वो एट पार आ गए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी डिटेरेंस ब्रेक तो की ना। ये हम इस पे आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम इतना हमारी डिटेरेंस इस लेवल की हो कि वो ये भी जुर्रत ना करें? इज़ इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन होता है मुल्कों के दरमियान, या कि आप समझते हैं कि इस हद तक डिटेरेंस करना बड़ा मुश्किल काम है? इसको कैसे एक्सप्लेन? देखें, जो इंडिया पाकिस्तान है ना, बड़ा यूनिक केस है इनका तो, बिकॉज ये 2 न्यूक्लियर नेबर्स हैं और सारी बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हमारे, पेंडिंग इश्यूज़ हैं हमारे, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए तैयारी भी करते आए हैं ओवर द हिस्ट्री। तो हमें पता है कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ना है। तो इसमें डिटेरेंस का इस्टेब्लिश होना मुश्किल काम है, ठीक है। चांस लेता है एक दूसरा, उसको स्नब कर देता है, फिर एक चांस लेता है दूसरा, शायद थोड़ा कुशन दे देता है। तो ये डिटेरेंस इन 2 मुल्कों के दरमियान ऐसे ऊपर नीचे चलती रहती है और चलती रहेगी। लेकिन ये जो अभी इन्होंने किया है और उसके बाद जो हमारा रिस्पांस था, मैं ये समझता हूँ कि ये हमें देखने की अब ज़रूरत है, आप जैसे तज्ज़ियाकारों को, कि जब नेक्स्ट टाइम इंडिया कुछ करने की कोशिश करता है तो वो किस इलाके में करता है। अगर वो अगेन डिस्प्यूटेड एरिया में चला जाता है, दैट मीन्स योर कन्वेंशनल डिटेरेंस हैज़ डिटर्ड इंडिया टू रिमेन कन्फाइंड टू डिस्प्यूटेड एरिया। तो फिर ये आपकी कन्वेंशनल डिटेरेंस दोबारा एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन अगर वो दोबारा डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर आ जाता है और होल ऑफ पाकिस्तान, होल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो फिर ये सवाल उभरता है कि आपकी कन्वेंशनल डिटेरेंस कहाँ है, इस्टेब्लिश हुई या ना हुई। अच्छा, अगर ये डिस्प्यूटेड एरिया में चला जाता है दोबारा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक ब्लैक मेलिंग है कि जी अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग लिमिटेड वॉर के चांसेस हैं, स्पेस है, मेरे ख्याल है वो स्पेस भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो स्पेस भी कम हो जाएगी। और ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया तो ठीक है, डिस्प्यूटेड एरियाज़ में तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कर्मिशेस होती रहती हैं, क्लैशेस होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की हद तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो फिर स्पिल आउट नहीं करता, वो स्पिल ओवर नहीं करता, वो स्प्रेड नहीं करता। तो ये अब हमें अगली दफ़ा देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होती है। उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी डिटेरेंस स्टैब्लिश हुई है कि नहीं हुई है, और ये जो स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग है, ये कंस्ट्रिक्ट हुई है कि नहीं हुई है। बिल्कुल। अच्छा रेयर एडमिरल साहब, ये बताइएगा, इंडिया के पास ये जो बड़े इन्होंने कटिंग एज ड्रोन लिए हुए हैं, जैसे बोलते हैं आई थिंक MQ-9 जी, MQ-9, ये जो अमेरिका से इन्होंने को $4 अरब के ड्रोन, ये क्या करते हैं? ये सुने उधर समंदरों में घूमते रहते हैं,
तो ये हमारा इनके साथ क्या मुकाबला है? क्या हमारे पास उस क्वालिटी के या इस पार के हमारे पास ड्रोन्स मौजूद हैं, या कि ये वो कहते हैं जी हम अपनी सप्लाई चेन को देखना होता है, चाइना को देखना है, पाकिस्तान को देखना है, तो ये क्या इंडिया हमसे बेहतर एयर सर्विलेंस में है, कर सकता है क्योंकि उनके पास ड्रोन्स ज़्यादा अच्छे हैं, या कि हमारे पास भी अपने नेवी के पास जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमें एक एज है पाकिस्तान के ऊपर बिकॉज ऑफ दीज ड्रोन्स? देखिए, ड्रोन्स जो है ना वो अब एक नॉर्म है, एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। आपने देखा कि अभी यूक्रेन ने रशिया पे कैसे अटैक किया ड्रोन्स के थ्रू, स्मगल कराए और फिर उनको किया। मतलब ये तो अभी बच्चे बच्चे के हाथ में हैं ड्रोन्स। जिन यूएवीज की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बड़े सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। और देखें, वॉर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती रहती है और अगर आप उसके साथ पेस नहीं रखेंगे तो दैट इज़ योर डिफीट। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास इस तरह के यूएवीज़ ना हो और हमारी सर्वेलेंस पे कोई इफ़ेक्ट आता हो, यानी हम देख ना सकते हो, हमारी देखने की सलाहियत कम हो या हमारी सुनने की सलाहियत कम हो, हमारी सर्वेलेंस की रिकॉनेसेंस की सलाहियत कम, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी बहुत एडवांस ड्रोन्स हैं और हम उनसे ज़ाहिर बात है कि सर्वेलेंस करते रहते हैं अपने इलाके की, हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि टेलीग्राफ ने तो कोई मेरा ख्याल है कि 7-8 दिन के बाद ये बताया कि जी इंडियन नेवी 400 मील पे खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान नेवी को कैसे पता था 22 अप्रैल के फ़ौरन बाद से कि इंडियन नेवी कहाँ पर है? मतलब कोई तो मीन्स है ना हमारे पास, कोई तो सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान के बाद में अगेन वही यूनिक ये है कि हम कंटिगुअस हैं, इकट्ठे हैं, तो विजिबिलिटी एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा है हमारी। हमें पता चल रहा होता है कि मूवमेंट्स क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। तो ये जो मतलब पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें एक चीज़ आप ये नोट करेंगे कि हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर, इन दो चीज़ों पे फोकस रखते हैं। हमारे पास पैसे कम हैं, वसाइल कम है हमारे, आप देखें एक्सीडेंट्स भी नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है, जहाज़ों के, सबमरीन्स के, एयरक्राफ्ट्स के, ड्रोन्स के, हमारे कोई ऐसे एक्सीडेंट्स भी नहीं होते। दूसरी तरफ आप देखें तो कितने आपको एक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, आपको बहुत मतलब तबाही की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हमारा कुलिया यही है कि भाई क्वालिटी पे फोकस रखना है, कम चीज़ें हों लेकिन उनको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि रिसेंटली पता चला था कि जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल हैं, इस तरह इंडियन नेवी भी राफेल ले रही है। जी जी। और ये नेवी के पास एयर पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या हमारे पास भी नेवी के पास एयर पावर उस तरह है जिस तरह वो ले रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि हमारी एयरफोर्स ही उस चीज़ को गैप को फेल करती है? देखिए, हम तो एक ओवरऑल डिफेंसिव फोर्स है ना, हमारे तीनों फोर्सेस का जो पोस्चर है वो डिफेंसिव है। तो हमारे यहाँ एयरफोर्स नेवी को सप्लीमेंट करती है, सपोर्ट करती है, फाइटर्स की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे अपने एयर एसेट्स हैं वो भी केपेबल होते हैं, उनके ऊपर भी मिसाइल्स लगे होते हैं जो शिप्स को मार सकते हैं। लेकिन जो फाइटर्स जेट्स हैं वो एयरफोर्स के डेडिकेटेड स्क्वाड्रन्स होते हैं जो नेवी के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा, इंडियन नेवी राफेल ले रही है, उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे उनको रखना है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या काम होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर का काम ये होता है कि वो जो उसके ऊपर जहाज़ होते हैं उनको लेके एक डिफरेंट जगह पे चला जाए, सी में एक नया फ्रंट वहाँ से खोलने के काबिल हो जाए और वहाँ से उनको उड़ा के तो एयर सुपीरियॉरिटी किसी एरिया पे कायम करे और उसके नीचे उसकी नेवी सुकून से अपना काम कर सके, ताकि जो एडवर्सरी के एयरफोर्स है वो उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। ये उसका काम होता है। तो अब उनके पास है मिग-29 के, मिग-29 को आपको पता ही है कि पीएफ ने मार मार के गिरा के ट्रेनिंग हासिल कर ली है। तो मिग-29 तो अभी उस काबिल नहीं है कि ये काम कर सके पीएफ के अगेंस्ट। तो ये अभी इन्होंने मेरे ख्याल है 29 अप्रैल को शायद एक एग्रीमेंट किया है और उसमें वो ये ले रहे हैं, राफेल ले रहे हैं मैरीटाइम वर्जन के, और वो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर पे रखेंगे। तो बाय द टाइम वो 2030 तक वो आएंगे तो हम भी यहाँ नहीं खड़े होंगे, हम भी यहाँ से आगे जा चुके होंगे 5 साल।
बिल्कुल सही है। तो मूविंग ऑन, एक डिस्कशन को अगर कंक्लूड करूं तो सर ये बताएं कि अब हाउ थिंग्स विल मूव ऑन, कि एक तरफ कह रही है कि हम कह रहे हैं हम तो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, अभी हमारा PSL हुआ, मैं देख रहा था नेवल चीफ वहाँ पे गए तो नेवी को ट्रिब्यूट, एयरफोर्स को, आर्मी को ट्रिब्यूट्स पहनाया। अभी सुना कि हमारी लीडरशिप और जा रही है मिडल ईस्ट और सऊदी अरब और चाइना वगैरह, और वो कह रहे हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो। आपको लगता है कि इसमें जैसे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ने बात की कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो क्या हम करें कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आ जाए? DGMO की हॉटलाइन तो जब ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मैं अगर आखिरी सवाल इस पे करूं कि क्या किया जाए कि क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आए ताकि ये जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ये ना हो, और आपस में एक वो आज बल्कि बिलावल ने वहाँ पे UN में कहा है कि ISI और रॉ को आपस में इंगेज करना चाहिए और राब्ता बढ़ाना चाहिए। तो दैट इज़ वन वे, एक चलो भी शायद क्राइसिस मैनेजमेंट का तरीका हो, लेकिन कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, कैसे इंडिया को कन्विंस किया जाए कि हम एटलीस्ट इस सिचुएशन में पहुँचे ही ना? सर देखिए, इंडिया को तो इस वक्त कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, या उनको आप पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स कहें, तो वो तो बिल्कुल टेंजेंट हैं हमारी थिंकिंग के, जो हम बातचीत का कहते हैं, हम टेबल पे आने के कहते हैं, वो बिल्कुल उसके टेंजेंट हैं। ये जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने स्टेटमेंट दी है, ये बेसिकली दुनिया के लिए दी है, दूसरे ममालिक के लिए। उन्होंने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें कही, उन्होंने कहा कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। आप देखिए हमारी हिस्ट्री है कि जब कुछ इंडिया करता है, जब भी कोई ऐसा काम, प्रेशर पाकिस्तान पे आ जाता है। यानी 1974 के पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए इंडिया ने, मतलब मज़े का खेज बात है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए और उनका नाम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रख दिया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए गए। 98 में उसने किए, हमारे ऊपर प्रेशर आ गया। जब इंडिया इस तरह का कोई ड्रामा करता है, पहलगाम, पुलवामा, उड़ी, और उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, आप रिस्ट्रेंट शो करें, आप वो ना करें। तो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए एक मैकेनिज्म में, जिसमें हमारे जेन्युइन कंसर्न्स को समझना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल इसमें आपको दूंगा कि आप देखिए कि US चाइना रिवलरी में US ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी निकाली है, और उसमें जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं। क्वाड हो गया, क्वाड 2.0 हो गया, I2U2 हो गया, ऑकस हो गया। अब क्वाड में और I2U2 में इंडिया को उसने ले लिया, ठीक है, विद ये सोचे समझे बगैर कि इस पे पाकिस्तान का क्या असर होगा। भाई पाकिस्तान की जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो अगर आप पाकिस्तान के आर्च राइवल को आप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, बेशक चाइना के अगेंस्ट आप सपोर्ट करें, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ भी तो चीज़ें यूज़ होंगी ना, तो हम तो मतलब ऑटोमेटिकली हरास हो जाएंगे। तो इंक्लूसिविटी ये है कि आप जब भी इस रीजन में कोई काम करें, पाकिस्तान के कंसर्न्स को मद्देनज़र रखें और उसके हिसाब से फिर बातचीत करें, स्टेटमेंट्स दें और दूसरे को भी उस हिसाब से बावर कराएं कि तुम्हारी क्या गलती है और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये कोई मैकेनिज्म डेवलप हो सकेगा, वरना अगर आप सिर्फ मतलब कहते रहेंगे और बीच बचाव कराते रहेंगे तो फिर तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है कि आपने बात सही की कि अगर आप इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली इंडिया को कर दें और हमें कहें कि तुम जो है वो डिफेंसिव ही रहो, तो हमारे लिए चॉइस ही कोई ना रह जाए, और क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म भी नहीं है, और इंडिया कहता है थर्ड पार्टी भी मैं इंटरवीन नहीं होने दूंगा, बायलैटरली मैं आपके साथ बैठने नहीं चाहता, हमला करना चाहता हूँ। तो दुनिया को थोड़ा सा सोचना भी तो चाहिए कि ये क्या, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं पैदा होगी जिस तरह की अभी हुई है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच रियर एडमिरल सैयद फैसल अली शाह साहब, सर आपके बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। स्टे कनेक्टेड, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।